तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास मोल्टन NaCl है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन का रिडक्शन हो जाएगा और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा। क्लोराइड आयन एनोड पर चले जाएंगे और सोडियम आयन कैथोड पर चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक अपना सेल लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे हम केमिकल एनर्जी में। इस पर एनोड होगा जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड जहां रिडक्शन होता है, या रिवर्स कह सकते हैं, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहेंगे, जहां भी रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहेंगे। और हमने 4 फैक्टर भी डिस्कस किए थे जो मिलने वाले या डिस्चार्ज होने वाले सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। उसमें था एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक था ओवर पोटेंशियल या जिसको हम ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल कहते हैं, थर्ड फैक्टर कंसंट्रेशन था, और फोर्थ था हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। हमने इलेक्ट्रोड भी 2 तो बता ही दिए थे आपको, प्लैटिनम और कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। चलिए अब हम थोड़ा सा ओवर पोटेंशियल की बात करते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं क्या है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया वाटर का, और वाटर लिक्विड है, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा लिया। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम वाटर को देखें तो ये है पार्शियल पॉजिटिव और ये है ये है पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का होगा। तो इस केस में हम प्रोडक्ट बनाते हैं ऑक्सीजन गैस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है और यहाँ 0 हो गई। -2 से 0 जाना यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। H+ आयन आपको एज इट इज़ मिल गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी हो गए। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन है, और ये प्रोसेस एनोड पर परफॉर्म होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होते हैं। अब अगर हम इसका E0 निकालते हैं, E0 OP फॉर द वाटर टू O2, वाटर से ऑक्सीजन बना, तो ये वैल्यू आती है E0 की -1.23 वोल्ट। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑक्सीजन निकलती है, लिबरेट होती है, वो बहुत स्लो होती है, काइनेटिकली बहुत स्लो होती है। तो ऑक्सीजन का लिबरेशन काइनेटिकली स्लो होता है, और काइनेटिकली स्लो होगा मतलब बहुत स्लो रेट से ऑक्सीजन निकलेगी, तो बहुत स्लो रेट से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन स्लो रेट से डिस्चार्ज होंगे तो सर्किट कंप्लीशन भी स्लो होगा, क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन लॉस होने, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन गेन होने। लॉस मुश्किल है तो गेन भी मुश्किल है। तो इससे हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। ये पर्टिकुलर केस ऑक्सीजन के लिए आता है, और सब्सटेंस के लिए भी है, लेकिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर इसी के लिए हम कंसीडर करते हैं, यही हमारा सिलेबस में है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं और अब कर देते हैं -1.48 वोल्ट। इसमें थोड़ा हमें ओवर एक्स्ट्रा पोटेंशियल डालना पड़ता है 0.25 वोल्ट का। और अब अगर इतना वोल्टेज हम दे देते हैं तो हमें ऑक्सीजन एक एडिक्वेट अमाउंट में यानी फास्ट रेट से मिलने लगती है। तो इस पोटेंशियल पर ऑक्सीजन लिबरेट तो होती है, बट काइनेटिकली बहुत स्लो होने की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल, या जिसको हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल, डेवलप करना पड़ता है। ओवर पोटेंशियल जब हम डेवलप करेंगे तो ये पोटेंशियल पर ये डिस्चार्ज होता है। तो न्यूमेरिकली जब भी हम अब वाटर का ऑक्सीडेशन लेंगे तो हम इस पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने यूज़ किया एक्वस NaCl का सॉल्यूशन।
एक्वस NaCl। एक्वस NaCl रिफ्लेक्ट करता है Na प्लस Cl नेगेटिव एंड द वाटर भी है अब यहाँ पर। तो अब अगर हम ध्यान से देखें और एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लें, तो इस सेल के अंदर हमने यहाँ प्लेट लगा दी दो और इनको कनेक्ट भी कर दिया। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ से इस पार्ट से। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो गया और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड हो गया। कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास Na आयन भी है, Cl आयन भी है और वाटर भी है। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह नहीं, सिर्फ Na प्लस है और Cl नेगेटिव है। ये तीन सब्सटेंस हो गए। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं कैथोड और एनोड की रिएक्शन को, तो कैथोड पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो लिखते हैं पहले। कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल में कन्वर्ट होंगे। साथ ही साथ वाटर भी जा सकता है वहाँ। वाटर जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में। ये बनेगा। ये दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं। और अगर हम इसका E0 Rp लें तो वो वैल्यू आती है लगभग -2.7 वोल्ट, और इसका E0 Rp लेंगे तो वो आती है लगभग 0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। एनोड पर जाते हैं तो एनोड पर अब क्लोराइड है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में बदलेगा, और इसका E0 OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 वोल्ट आता है। और वाटर भी है यहाँ पर, जो हमने ऊपर यहाँ रिएक्शन लिखी थी, और ये कन्वर्ट होगा O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका E0 OP जो हम लेंगे वो हमें -1.23 अगर लेते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का लिबरेशन बहुत स्लो है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बदलनी पड़ती है ओवर पोटेंशियल की, -1.48 वोल्ट लेनी पड़ती है। अब जब हमने जो फैक्टर बताए थे उसमें एक पॉइंट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द वेरियस पॉसिबल रिएक्शन जो एनोड पर होंगी और कैथोड पर होंगी। अब अगर हम फर्स्ट कैथोड की रिएक्शंस को देखें, सोडियम आयन टू सोडियम एंड वाटर टू हाइड्रोजन लिबरेशन, इसमें से जो भी लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी, वो डिस्चार्ज पहले हो जाना है। ये हम 11th में भी कर चुके हैं। तो इन दो में अगर हम देखें तो सोडियम आयन टू सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, रादर वाटर विल गेट इलेक्ट्रोलाइज, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। और अब अगर हम इन दो में देखें इस ओवर पोटेंशियल को कंसीडर करते हुए, तो हम कहेंगे कि क्लोराइड विल लिबरेट एट द एनोड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन, नॉट द वाटर। तो ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन का लिबरेशन हो पाया, ना कि ऑक्सीजन का लिबरेशन हो पाया। तो आपको कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस। तो ये एक फैक्टर हुआ जिसको हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल की वजह से भी मिलने वाले सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड चेंज हो सकते हैं या चेंज हो जाएंगे। तो अब अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन करें कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, तो ये पार्ट आया क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हम कहेंगे कि जी कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन और एनोड पर मिलेगा क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा OH आयन मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा OH आयन मिलने लगेंगे तो सॉल्यूशन होने लगेगा धीरे धीरे कैसा, बेसिक।
अगर हम NaCl सॉल्ट को देखें तो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी pH याद है कुछ 11th क्लास आयनिक इक्विलिब्रिया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH कितनी होती है इसकी? हाँ जसवंतप्रीत, यस सर। कितनी होती है pH? 7 से ज़्यादा, 7 से कम? 7 होती है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसकी pH 7 होगी इनिशियली, तो इलेक्ट्रोलिसिस होते होते ये सॉल्यूशन की pH 7 से बढ़ने लगेगी, 7 को सुपरसीड करने लगेगी, यानी सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा। अब ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल करते चले जाएंगे। अब जैसे आपने मान लो लिया कोई भी मेटल का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड, जैसे हम सपोज करते हैं हमने सोडियम का ही क्लोराइड लिया, सोडियम का ही ब्रोमाइड लिया, सोडियम का ही आयोडाइड ले लिया और सोडियम का ही फ्लोराइड ले लिया, सब वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसमें अगर हम सोडियम फ्लोराइड एग्जाम्पल लें पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन, तो पहली रिएक्शन तो सेम होगी कैथोड वाली। कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में बदलेंगे और वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस एंड 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन में आएंगे। इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने बताया -2.7 वोल्ट, और इसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है -0.83 वोल्ट। लेकिन जब हम एनोड पर आएंगे तो हैलोजन बदल जाएगी। हैलोजन में अब हम यूज़ करेंगे फ्लोराइड, और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और बनेगा फ्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब अगर हम इसका E0OP लें, E0OP लें, तो E0OP आता है इसका -2.87 वोल्ट। और वहीं अगर आपने वाटर लिया प्रीवियस केस की तरह 2 टाइम्स ऑफ H2 कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E0OP रहेगा -1.48 वोल्ट। तो अब कैथोड की रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन इन दो में अब अगर कंपेयर करें तो फ्लोराइड वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल वाटर का इनटू ऑक्सीजन इज मोर देन द फ्लोराइड। तो हमारे पास सिंपल कंक्लूजन है कि अगर आपके पास है क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो ये पहले जाएंगे वाटर से, और अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड बाद में जाएगा, या फ्लोराइड नहीं जाएगा, वाटर पहले जाएगा। हम क्योंकि सबके डिस्चार्ज पोटेंशियल नहीं याद कर सकते, तो हम सिंपल कहेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड विल मूव प्रायर टू वाटर एंड फ्लोराइड विल नॉट मूव प्रायर टू वाटर, वाटर पहले जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर करते हैं। एक्वस सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब अगर हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार आप कर सकते हो। हमारे पास सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है, और नेचुरली वाटर तो है ही। तो जो कैथोड की रिएक्शन है वो रिएक्शन हम कई बार कर चुके हैं अब तक। तो सोडियम आयन will gain up the electron and convert it into sodium metal solid। और दूसरी रिएक्शन है वाटर वाली, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाना है इसने हाइड्रोजन गैस में, और 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसका जो E0 आएगा, E0RP, वो है -2.7 वोल्ट, और इसका E0RP वो है -0.83 वोल्ट। और एनोड की रिएक्शन अगर हम देखें
तो एनोड की रिएक्शन में हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 टाइम्स ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका E0 OP की वैल्यू आएगी -2.0 वोल्ट और इसकी E0 OP की वैल्यू आएगी -1.48 वोल्ट। तो अब फिर से हम इनमें कंपेयर करें तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और एनोड की सल्फेट वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वाटर वाली रिएक्शन फिजिबल है। तो अब फिर से हम देखें तो जितने आप यहाँ OH आयन जनरेट कर रहे हो उतने H+ आयन आएंगे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कैथोड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस किसका हुआ? वाटर का हुआ। सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ही नहीं, ना सोडियम आयन डिस्चार्ज हुआ और ना ही सल्फेट आयन डिस्चार्ज हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि सल्फेट आयन से ये कंपाउंड बना S2O8 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है कौन? सल्फर या ऑक्सीजन या बोथ? सल्फर है, ऑक्सीजन है या बोथ है? जैसे यहाँ सोडियम आयन से सोडियम बन रहा था या बनता, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वाटर का कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नेचुरली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे यहाँ वाला पार्ट है वाटर, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो OH वाला पार्ट या ऑक्सीजन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 में कन्वर्ट हुआ। तो इसी तरीके से कोई बताएगा कि सल्फेट में से कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या करता? जस्ट रेज हैंड। ऑक्सीजन ने लूज किया, सल्फर ने लूज किया, या दोनों ने लूज किए? ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी ने भी लूज नहीं किए। हैंड रेज करो और बताओ जरा मुझे। लालप्रीत, हाँ जी लालप्रीत बोलिए, क्या है, किसने लूज किए होंगे? लालप्रीत सर जिसके पास एक्सेस होगा। हाँ, वेरी ग्रेट आंसर। तो है कौन वो? सर वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। किस में बदल गया ऑक्सीजन? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया? सर चलो मैं बताता हूँ आपको, हैंड्स डाउन कर लीजिए बेटा। देखो सल्फेट है ये, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये जो बना सब्सटेंस ये है, ये आपको याद होगा तो हम परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका आयन है, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ जितने भी ऑक्सीजन है सब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जिससे सल्फर की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +6। यहाँ लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि परऑक्सी लिंकेज में आ गए तो ये -1 के हो गए। तो ऑक्सीजन बेसिकली -2 से निकलकर O2 2 नेगेटिव में आ गया, मतलब -2 से निकलकर -1 में आया, और -2 से -1 का जाना भी ऑक्सीडेशन ही है। तो इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और पर ऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन आ गए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से हमने निकाल दिए, ऑक्साइड से पर ऑक्साइड बना दिया, पर ऑक्सी लिंकेज आया। रिडॉक्स में H2S2O8 पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसको हम मार्शल्स एसिड भी कहते थे, उसमें पर ऑक्सी लिंकेज आती है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई फर्क नहीं है, ये +6 ही रहा। अभी क्लियर है बेटा किस पार्ट ने ऑक्सीडेशन किया? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने किया NaCl सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ अगर लिख दिया वेरी डाइल्यूट, अगर लिखा मिलता है तब। वेरी डाइल्यूट होने का मतलब है कि आपके पास NaCl का अमाउंट इज वेरी लेस देन वाटर, बहुत कम है। तो फिर से हम वही रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ बात आ जाएगी एक फैक्टर और, वो है कंसंट्रेशन।
तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज वेरी लेस देन वाटर। तो कैथोड की फिर से रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड की रिएक्शन आपने लिखी, तो कैथोड की रिएक्शन में है सोडियम आयन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल। साथ ही साथ वाटर भी है, और वाटर तो सरप्लस है यहाँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। इसका E नॉट RP रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -2.7 और इसका E नॉट RP रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.83 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। एनोड की रिएक्शन, सबसे सेकेंड एग्जाम्पल आज हमने इसी से शुरू किया था NaCl से। तो क्लोराइड आयन converted into chlorine gas by the loss of 2 electrons and the water converted into O2 plus 4H plus 4 electrons, और इसका E नॉट की वैल्यू हम जानते हैं वो है -1.36 वोल्ट, और इसकी E नॉट वैल्यू भी हम जानते हैं वो है -1.48 वोल्ट के अप्रॉक्स। तो सोडियम आयन तो पहले से ही कम थे और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी बहुत कम है, इसीलिए सोडियम आयन तो जाने का सवाल ही नहीं होता, यही जाएगा। बट अब अगर हम इन दो में देखें तो क्लोराइड आयन इज वेरी लेस अवेलेबल इन द सॉल्यूशन, बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबिलिटी है इसकी जान। तो अगर इसकी वेरी लेस अवेलेबिलिटी है, अगर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो ये प्रॉपरली एनोड पर पहुंच ही नहीं पाता है ऐसे केसेस में। और अगर ये इजीली पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन में है ही कम, तब उस केस में वाटर जाता है, ये पहुंच नहीं पाता है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कंसंट्रेशन बदल दें, मतलब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दें, तो एनोड पर क्लोरीन की जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मिलने लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म, कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाती है। और ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से आपको अब एनोड पर ऑक्सीजन मिलनी है, ना कि क्लोरीन। अगर वेरी डाइल्यूट आता है तो, मेरी बात समझ आ रही है बेटा इतना? इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हमने लिया एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4 मतलब वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर हम एक्वस H2SO4 लेंगे तो H2SO4 से आपको H+ आयन मिलेंगे, सल्फेट आयन मिलेंगे, वाटर तो अवेलेबल है ही। तो जो कैथोड की रिएक्शन है, जहाँ रिडक्शन होना है, वहाँ हम लिख सकते हैं H+ गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2, दैट इज पॉसिबल। साथ ही साथ वाटर भी है, दैट विल ऑल्सो गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल E नॉट RP -0.83 वोल्ट है, और इसका E नॉट RP OP सब कुछ वैल्यू कितनी होती है, 0 वोल्ट। तो अब इसमें से तो आप कोई भी रिएक्शन चूज कर लीजिए, आपको कहना होगा कि कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। तो आप चाहे इसे कंफर्म कर दें या इसे कंफर्म कर दें, टेक्निकली देखें तो H+ आयन को आपको कंफर्म करना चाहिए। एनोड, एनोड पर हमारे पास फिर से वही सल्फेट आयन कन्वर्टेड इनटू S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका E नॉट OP की वैल्यू है लगभग -2 वोल्ट। और साथ ही साथ अब आपके पास 2H2O भी है, इट विल कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका E नॉट OP है हमारे पास ओवर पोटेंशियल मिलाकर ये वैल्यू। तो अब अगर हम इन दो में कंपेयर करें तो फिर से हम कहेंगे ये होगा, ये नहीं होगा। तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? अब मैं आपको एक प्रीवियस एग्जाम्पल रिवाइज कराना चाहता हूँ 11th क्लास का।
जब हमने H2O2 की प्रिपरेशन की थी। तो H2O2 प्रिपरेशन में हमने 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का इस्तेमाल किया था। 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। यहाँ पर H2SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और H2SO4 बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है, या आप चाहे तो लिख सकते हैं H प्लस और सल्फेट आयन में टूट जाता है। साथ ही साथ वाटर भी है, ये भी है। अब अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारी जो कैथोड की रिएक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ आपको H प्लस आयन ही यूज़ करने हैं, चाहे आप वाटर से यूज़ कर लीजिए या H प्लस आयन से यूज़ कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा H2 और यहाँ मिलेगा H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, और इन दो में आप कह सकते हैं कि आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलनी है। बट एनोड की रिएक्शन, अगर H2O2 प्रिपरेशन आपको याद है तो अब यहाँ पर है आपके पास SO4 2 नेगेटिव या HSO4 नेगेटिव, कोई भी ले लीजिए, एक ही बात है। इससे मिलेगा आपको S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वाटर की रिएक्शन एज इट इज गिव्स यू द O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इस बार सल्फेट आयन नेगेटिव आयन है, कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इस बार एनोड की जो रिएक्शन परफॉर्म होती है वो ये होगी, ये नहीं होगी, अमाउंट ज़्यादा है, और यही आगे चलकर बना लेगा H2S2O8, जिसमें हम वाटर मिला लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको H2O2 प्लस H2SO4 में, इसमें कन्वर्ट, और ये आपको H2O2 मिल जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं और H2SO4 को फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एनोड की रिएक्शन को बदल दिया। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, 50% नहीं लिखा है, तो आपकी एनोड की रिएक्शन है वाटर वाली, और अगर 50% एक्वस H2SO4 लिखा है तो एनोड की रिएक्शन सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो कंसंट्रेशन बदलने से भी एनोड और कैथोड के सब्सटेंस बदल जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, इतना पॉइंट? अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो भी थोड़ा पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब हम यूज़ करते हैं एक्वस NaCl, लेकिन इस बार हमने मरकरी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया। 11th क्लास का रिवीजन तो आपने कई बार कर लिया है ना बेटा। एक सेल याद होगा आपको जिसको हम बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल। इलेवेंथ क्लास में किया था। कोई मुझे बताएगा क्या था ये सेल? अनम्यूट किया मैंने आप सभी को। हाँ जी बेटा, बोलो जसलीन। सर फॉर्मेशन ऑफ NaOH के लिए यूज हुआ हाँ, था। इसके 3 कंपार्टमेंट थे। तीन मिडिल कंपार्टमेंट्स बिल्कुल होते ठीक है। हैं ब्राइन सॉल्यूशन था आउटर चैम्बर में, याद है ना यस, इतना? और मिडिल कंपार्टमेंट में और नीचे वाले पोर्शन में मोल्टन मरकरी हमने रखा था नीचे वाले पार्ट में, जो इंडक्शन से नेगेटिव और पॉजिटिव मिडिल चार्ज ले आता है, याद है? फिर हम Yes, उस yes. कास्टनर कैल्नर सेल की को थोड़ा टेढ़ा करके, तिरछा करके मिला लेते थे, सारा बीच वाले कंपार्टमेंट में ले आते थे। याद आया ना इतना? यस हाँ, तो उसी को हमने यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब एक तरह से हमने यहाँ इलेक्ट्रोड बदला है। आपको याद है हमने 4 फैक्टर किए थे: ओवर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये 4th फैक्टर आ गया। अब अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं बेटा, यहाँ कैथोड की रिएक्शन, तो कैथोड पर है हमारे पास सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉलिड, और सेम 2H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में बदल जाता है।
एनोड, एनोड पर क्लोराइड आयन converted into chlorine gas plus 2 electrons and the 2H2O liquid to converted into O2 plus 4H plus में 4 electrons। तो अब क्योंकि हमने यहाँ मरकरी इलेक्ट्रोड रखा है और मरकरी इलेक्ट्रोड में सोडियम इजीली डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म द सोडियम अमलगम, अमलगम बनता है यहाँ। और सोडियम अमलगम बनने की वजह से, सोडियम अमलगम बनने की वजह से कैथोड पर होने वाली रिएक्शन इस बार चेंज हो जाती है। कभी भी हमने इससे पहले एग्जाम्पल में सोडियम को डिस्चार्ज नहीं कराया था। एनोड की रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम इज कैपेबल टू डिसॉल्व इन द मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। तो अब देखो हमने इलेक्ट्रोड चेंज किया तो हमें कैथोड पर मिलने वाला सब्सटेंस बदल गया। अभी तक हम हर बार वाटर को डिस्चार्ज करके हाइड्रोजन गैस ले रहे थे, लेकिन इस बार अमलगम आने से, मतलब इलेक्ट्रोड बदलने से, कैथोड का मिलने वाला सब्सटेंस बदल गया। और उसके लिए हम जो रीज़न देते हैं, जो लॉजिक देते हैं, वो है कि सोडियम इज़ कैपेबल टू डिसॉल्व इन द अमलगम, सोडियम अमलगम बना लेता है, इसलिए वो सोडियम को पहले डिस्चार्ज करता है रादर देन वाटर को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन परफॉर्मिंग एट द कैथोड और एट द एनोड। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज पोटेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कई बार कंसंट्रेशन भी हो जाती है और ओवर पोटेंशियल भी हो जाता है। और यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रोड बदला। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? और पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने किया किसका? कास्टनर केल्नर सेल का, राइट। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लेंगे एक्वस कॉपर सल्फेट। हमने अभी किया भी था, लेकिन इस बार हम यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड हम प्लैटिनम का नहीं ले रहे। जब हम इलेक्ट्रोड बदलेंगे तो बताएंगे, और नहीं बताया तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, राइट। तो कैथोड पर रिएक्शन है और इस बार इसका डायग्राम ज़रूर हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो डायग्राम में हमने क्या किया कि एक सेल बनाया और इसके अंदर हमने कॉपर के ही इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये लीजिए, और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कॉपर के ही हैं, कॉपर का एनोड, कॉपर का कैथोड। और सॉल्यूशन में है आपके पास Cu+2, सॉल्यूशन में है आपके पास सल्फेट आयन और वाटर भी है। अब हम यहाँ रिएक्शंस लिखते हैं इधर। तो अब जो कैथोड की रिएक्शन है, कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है, उस पर रिएक्शन होनी है कॉपर +2 गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल। साथ ही साथ वाटर की रिएक्शन भी होनी है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बदल जाएगा H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में। और इसका E0 Rp की वैल्यू है +0.34 वोल्ट और इसका E0 Rp है -0.83 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। एनोड, एनोड ये पॉजिटिव एनोड कॉपर का और नेगेटिव कैथोड भी कॉपर का है। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हो सकता है सल्फेट आयन चले जाएं एंड कन्वर्टेड इनटू S2O8 2 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि वाटर चला जाए एंड लिबरेट द ऑक्सीजन गैस +4H+ आयन +4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका E0 वैल्यू -2 वोल्ट, इसकी E0 वैल्यू
-1.48 वोल्ट ओवर पोटेंशियल मिलाकर। लेकिन अब यहाँ एनोड पर एक रिएक्शन और पॉसिबल है। ये रहा एनोड, ये कॉपर का जो बना हुआ है एनोड। तो कॉपर का एनोड भी कॉपर आयन में जा सकता है और इसका E0OP बनेगा -0.34 वोल्ट। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं रहा, दैट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, क्योंकि उसी के सिमिलर आयन कॉपर आयन सॉल्यूशन में थे। तो अब अगर हम कैथोड और एनोड की रिएक्शन को कंपेयर करें तो कैथोड की रिएक्शन में हम पहली रिएक्शन को प्रायोरिटी देंगे, दूसरी को नहीं। मतलब कॉपर आयन, ये वाला कॉपर आयन कैथोड पर जाकर यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, ऐसे इस तरीके से डिपॉजिट होगा। और इन तीनों रिएक्शन में देखें तो ना ये रिएक्शन पॉसिबल है ना ये रिएक्शन पॉसिबल है, रादर ये रिएक्शन होगी। मतलब ये कि आपके पास जो ये कॉपर का एनोड बना है, यहाँ से कॉपर का जो एनोड बना है वो यहाँ से सॉल्यूशन में आने लगेगा कॉपर +2 की फॉर्म में, ऐसे। और यहाँ का जो कॉपर आयन है वो यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये प्लेट ख़त्म होती जाएगी, धीरे धीरे ये प्लेट डिके होती जाएगी, ये ख़त्म होती जाएगी यहाँ से। और मीनवाइल अगर हम देखें तो जितना कॉपर यहाँ कॉपर आयन से डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन जितना यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, उतना ही कॉपर आयन सॉल्यूशन में आता जा रहा है। तो काफ़ी टाइम तक कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी सॉल्यूशन में? कांस्टेंट रहेगी। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड को यूज़ करने का। इन तीनों में से अब हमारी ये रिएक्शन फिजिबल है और ये रिएक्शन फिजिबल है। अनम्यूट किया बेटा मैंने आप लोगों को। क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? सर इतने जब हाँ, जब एनोड खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन तो फिर खत्म। जो सारा उसमें है इलेक्ट्रोलाइट में सारा Cu+2 है, हाँ, तो फिर वो सारा उस पे चल जाएगा कैथोड पे। जब तक बेटा करंट फ्लो होता रहेगा सारा डिपॉजिट होता रहेगा। क्योंकि प्लेट थोड़ी बड़ी होती है तो वो पूरी तरह से यूज अप नहीं हो पाती है, लेकिन जब तक भी वो रहेगा सॉल्यूशन में तब तक ये रिएक्शन परफॉर्म होती रहेगी। ये वाला कॉपर आयन, ये वाली प्लेट जब तक यहाँ है तब तक ये रिएक्शन परफॉर्म होती रहेगी बेटा। इसमें अब जैसे हमने कॉपर लिया, अब ये कॉपर कोई भी मेटल ने 100% प्योर तो होती नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होंगी, ठीक है? यस सर। अब इससे आपने एक कंक्लूजन बना लेना है, और वो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई सॉल्ट लेते हैं, जैसे जिंक आयन का सॉल्ट है, कोई भी जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कोई भी, और इलेक्ट्रोड में कैथोड भी सेम मेटल का आ जाए, सेम मेटल का आए, तो हमेशा सेम मेटल अपने आयन को डिस्चार्ज कराती है, चाहे पोटेंशियल कुछ भी हो। सेम मेटल डिस्चार्ज कराती है चाहे कोई भी हमारे पास दूसरा काउंटर आयन हो। लाइक सर हम सेम पोटेंशियल मतलब सेम मेटल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास जिंक नाइट्रेट है ZnNO3 होल ट्वाइस, और आपने इसमें जिंक का कैथोड लगाया और प्लैटिनम का एनोड लगाया। जिंक का कैथोड, प्लैटिनम का एनोड। हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं आपको। ये हमने एक सेल ले लिया और इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लगाए। इस बार इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल के हैं, और
मान लेते हैं ये आपके पास कैथोड है जिंक मेटल का बना हुआ और ये एनोड है प्लैटिनम का बना हुआ, और यहाँ आपने सॉल्यूशन में जिंक नाइट्रेट डाल दिया ZnNO3 होल ट्वाइस, एक्वस सॉल्यूशन है। तो बेसिकली यहाँ आपके पास जिंक आयन है +2, नाइट्रेट आयन है, वाटर है। तो अब अगर हम कैथोड की रिएक्शन को देखें तो कैथोड है हमारे पास जिंक मेटल का, जिस पर जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक मेटल में कन्वर्ट होंगे। और क्या पॉसिबल है, 2H2O plus 2 electrons gives you the H2 plus 2 times of OH negative। तो यहाँ ध्यान दो कि कैथोड भी जिंक का है और सॉल्यूशन में भी जिंक आयन है। तो अगर कैथोड और आयन सेम आते हैं, सेम होते हैं, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम आयन विल डिपॉजिट फर्स्ट। ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हम, ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कैथोड पर, अगर सेम आयन है तो। जिंक आयन जिंक मेटल कैथोड। एनोड प्लैटिनम का है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो एनोड की रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं होगा। एनोड पर वही वाटर जाएगा पहले, 2H2O गिव्स यू द 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ ये नाइट्रेट आयन का लिबरेशन नहीं होगा। तो ये कुछ वो पॉइंट थे बेटा जिसके बेसिस पर एनोड और कैथोड पर मिलने वाला सब्सटेंस क्या मिलेगा वो बदल सकता है या वो चेंज हो जाएगा। और इन सर, सब, हाँ बेटा। सर समझ नहीं आया सर, हमने क्यों क्यों वही किया? क्यों वही किया? एक्चुअली हाँ। जो हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल की लिस्ट है ना, यस सर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो लिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में है बेटा। अगर Yes, हम sir. इलेक्ट्रोड बदलते जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू भी बदलती है, यस सर। राइट? तो हम सब इलेक्ट्रोड के लिए सारी वैल्यूज तो याद नहीं करते। हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप प्लैटिनम वाला भी याद करो, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम सेम कैथोड और सेम मेटल आयन ले लें तो हमेशा मेटल आयन, चाहे उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं था वो, इसीलिए हमने Yes, यहाँ sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके लिखे भी नहीं। Yes, इसीलिए sir. पहले वही मेटल डिस्चार्ज होगी, ओके सर। राइट? ओके। और इन सब से अलावा एक जो हम कई बार कर चुके हैं वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। याद है होगा इतना? क्या होता है लालप्रीत सिंह कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में? लालप्रीत, अनम्यूट हो भाई। जसवंतप्रीत, क्या होता है? यस सर। क्या होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस? सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स करते हैं हम। किसके सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? यस सर। ओके, तो हम एक एग्जांपल तो यहाँ मतलब एग्जांपल से मतलब है कि हम एक इक्वेशन तो लिखेंगे ही जिससे आपका एक जगह सब कलेक्शन हो जाए, ठीक है? यस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हमने मान लो लिया RCOONA, सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैथोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन पर सोडियम आयन gain the electron and converted into sodium metal, or 2 times of H2O will converted into, by the gain of 2 electron, converted into 2 times of OH negative plus H2। इन दो में से रिएक्शन परफॉर्म होती है, ये नहीं होती। एनोड, एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन जाता है और ये बदलता है R और R हायर एल्केन में +2 CO2।
+2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्केन बन गया। और एनोड की रिएक्शन ये परफॉर्म होती है, वाटर वाली रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। ये रिएक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं होती, ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो ये सारा पार्ट था हमारा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस या पूरा इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर। ये था हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। पेज टर्न करते बेटा। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में अभी तक हमने जितना पढ़ा कि क्या सब्सटेंस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अब हम बात करेंगे कितना अमाउंट मिलेगा। दैट इज वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम फैराडे लॉ को यूज करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम दो लॉ यूज करते हैं, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ, दूसरा फैराडेज सेकंड लॉ। तो एक होगा हमारे पास फर्स्ट लॉ और दूसरा होगा हमारे पास सेकंड लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड द फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, गैस है तो भाई लिबरेट बोल दिया, और कोई मेटल आ रहा है तो डिपॉजिट बोल दिया, that is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic cell. Amount deposit या liberate proportional होगा किसके, जितनी भी हमने इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी हमने चार्ज उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू सप्लाई किया है। ज़्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज सप्लाई करेंगे कम डिपॉजिट होगा। तो हम फर्स्ट लॉ लिखते हैं सबसे पहले, the amount of any substance, the amount of any substance that is deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic cell, right? तो कितनी क्वांटिटी में हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो अमाउंट, अमाउंट से मतलब यहाँ पर वेट से है, वेट इन ग्राम से है, कितना वेट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या किसी भी सब्सटेंस का लिबरेट होगा, उसी को हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। और न्यूमेरिकली हम इसको कल यूज़ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। आज का टॉपिक क्लियर है बेटा सभी को? Yes. कोई डाउट तो नहीं? बाकी कल न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, आप अपने आरपीएस में देखिए, आपको फैराडेज लॉ से पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस मिल जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप कर लीजिए, ठीक है।